बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का बहुत बड़ा बयान आया है, बहुत बड़े बयानात आए हैं और ये इतने इम्पॉर्टेंट बयानात हैं, ये बहुत ही यानी हर एतबार से अहम हैं। इस पे बात करनी है और ये मैं आपके सामने रखूँगा सब कुछ तफसील। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में, जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में क्या क्या कहा, कैसे कहा, किसको कहा, किधर कहा, ये सब कुछ तफसील आपके सामने रखते हैं। उसके बाद तबसरा ज़रूर करेंगे। और जनरल असद दुरानी साहब जो कि DGISI साबिक DGISI हैं, वो आपको पता है अच्छी तरह से, उनके बहुत सारे तारुफ हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, वो आर्टिकल पढ़ने के लायक है और उस आर्टिकल को भी यहाँ पर मैं ज़रूर बयान करूँगा। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटे का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके तावन से लग रहे हैं। आप प्यासों की प्यास बुझाइए, दुआ भी कीजिए उस एरिया में भी बरान रहमत हो, बरान ज़हमत नहीं, बरान रहमत हो। उनके बहुत गर्मी है, बहुत हब्स है, एक बूंद तक नहीं गिरी, और उधर भी बारान रहमत हो। अल्लाह करे वो भी सैराब हों बेचारे, उनकी ज़मीनें सूख रही हैं, वो भी खुश्क हो रही हैं उन इलाकों में, बिल्कुल वो भी सैराब हों, तो बहुत ही बुरे हालात हैं। तो अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट लगाइए। मेरा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हर किस्म की ख़बरें तजिए वहाँ पर भी आ रहे हैं। और साथ ही जनाब मैं आता हूँ ये सूरत हाल पे, बहुत ही अहम बयानात हैं। उससे पहले मैं जल्दी आपको ये ख़बर बता दूँ कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, आपको पता है मालाकंड में ज़िला अमीर हैं JUI फेग के, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के। कुछ देर पहले उनके घर पे फायरिंग हुई है और ज़राए का या कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़राए का ये बताना है कि ये फायरिंग उनके बेटे ने मुबैना तौर पे की है। उससे उनका एक बेटा और उनकी एक बेटी वो जाँ बहक हो गए हैं। एक दूसरा बेटा बेटी वो ज़ख्मी हैं, वो ख़ुद भी ज़ख्मी हैं, उनकी अहलिया भी ज़ख्मी हैं, और वो बेटा जिसने मुबैना तौर पे फायरिंग की वो फ़रार हो गए हैं। खुदावंद करीम करम फरमाए। इससे पहले मैं बड़ी ख़बर पर, इन दोनों बड़ी ख़बरों पर, असद दुरानी साहब का जो आर्टिकल है वो भी पढ़ने के लायक है और वो भी आपको यकीन कीजिए हिला के रख देगा। और साथ ही जो फील्ड मार्शल साहब के बयानात आए हैं सदर साहब के बारे में, प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में और इनडायरेक्ट इमरान खान साहब के बारे में, इस पे ही बात करते हैं। लेकिन पहले ये ज़रा वीडियो, छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो है, ये ज़रा सुन लीजिए ना वज़ीर कानून साहब की। दूसरी बात कही गई कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर किसी एक इश्तिहार में नहीं है, हमारे नोटिस में ये बात नहीं है। जश्न आज़ादी पे मुख्तलिफ महकमे, मुख्तलिफ तंजीमें, सरकारी और गैर सरकारी इंक्वायरी होगी और उसकी बाबत भी इस हाउस को जवाब दिया जाएगा। सर, कोई दूसरी राय नहीं है कि हम इस तस्वीर के नीचे बैठ के अपनी सारी प्रोसीडिंग चलाते हैं, और हम तो गुनाहगार वो हैं जो उनकी सियासी मेरास को भी संभाले हुए हैं। सुन लिया आपने। असल में मामला ये है कि 14 अगस्त पर मुख्तलिफ, आपको पता है अखबारात में वजारत इत्तलात और नशरियात ये देते हैं इश्तिहार, और ये इश्तिहार एक आपके सामने भी है। ये इश्तिहार तकरीबन तमाम अखबारात में आया, आप देख भी सकते हैं, जो 14 अगस्त को, ठीक है। ये वजारत इत्तलात और नशरियात की तरफ से आया है, अताउल अतारड़ साहब की वजारत है, और इसमें सब की तस्वीरें हैं, लेकिन इसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं हैरान हूँ कि वज़ीर कानून साहब को नहीं पता, कि हमें तो पता ही कोई नहीं है, और वजारत इत्तलात यानी उसी हुकूमत की एक वजारत एक इश्तिहार दे रही है। उन्होंने कायद आज़म को ये अपोजिशन ने शोर किया, उन्होंने इसको पॉइंट आउट किया कि किसी भी इश्तिहार में कायद आज़म की फ़ोटो नहीं है। मैं अब इस पे इन्ना ज़ाहिर है, जिसमें वो आपको पता है कि कायद आज़म के जिस मुल्क में लेक्चर्स पर पाबंदी हो, लेक्चर्स पे मबनी, तकरीरों पे मबनी
जो किताब हो वो किताब जिस मुल्क में बैन हो और वो मुल्क उसी बानी पाकिस्तान ने बनाया हो, इसके बाद कोई गुंजाइश है? आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं। ये बहुत बड़ा बयान है। सुहेल वड़ाइच साहब की मुलाकात हुई है 2 घंटे तवील। ये अभी ब्रसल्स में जो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी से ख़िताब भी किया आर्मी चीफ़ ने, वहाँ पे सुहेल वड़ाइच साहब ने बड़ी मेहनत की इस मुलाकात के लिए मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए, तो उनकी बिलाखिर मुलाकात हो गई। लेकिन ये इस मुलाकात में बहुत ही अहम चीज़ें ये हैं। कहा जाता था ना कि जनरल बाजवा तो सहाफ़ियों को बुला लेते थे, तो ये आर्मी चीफ साहब सहाफ़ियों को नहीं बुलाते, तो उन्होंने भी बुलाना शुरू कर दिया है। ठीक हो गया। सुहेल वड़ाइच, ये पहले मैं जल्दी इस पे वो कर दूं, क्योंकि पहले तो आपको वो मालूमात आनी चाहिए ना, बाद में तबसरा करते हैं। और असद दुरानी साहब का मैं आर्टिकल भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सुहेल वड़ाइच साहब का मैं लफ्ज़ बलफ्ज़ कोट अनकोट आर्टिकल पढ़ने लगा हूँ। जनाब यार, लोग तो बेपर की उड़ाने के माहिर हैं। एक साबिक एडिटर ने तो बरसों पहले अमेरिका में बैठकर ये वीडियो दावा कर दिया था कि इस आजिज़ ने, यानी अपनी तरफ वो कह रहे हैं कि इस आजिज़ ने जला वतन नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात और डील करवा दी है। और तो और एक साबिक वज़ीर आला पंजाब और उनके होनहार साहबजादे भी ये खबर उड़ाने में पेश थे। परवेज़ इलाही साहब और मोहन इस्लाही की तरफ इशारा है। हालांकि इस वक्त तक मैंने जनरल आसिम मुनीर को सिवाय टीवी के कभी बिल मुशाफा देखा भी नहीं था। मुलाकात ज़रूर हुई थी, अलबत्ता ये क्लैरिफिकेशन कर दी है सुहेल वड़ाइच साहब ने कि उन्होंने नहीं करवाई, ये मुझे पता है मुलाकात हुई थी। अच्छा, जब से जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने हैं, गायबाना तौर पर उनकी तारीफ़ व तनकीद दोनों सुनने में आती रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक मुलाकात में मुझे 1985 के बाद से आने वाले आर्मी चीफ्स का तकाबुल पेश करते हुए, मवाजना कंपैरिजन पेश करते हुए मिसालों से वादे किया था कि जनरल आसिम मुनीर उन सब से मुख्तलिफ और बेहतर हैं। यही बात इमरान खान साहब जनरल बाजवा के बारे में कहते थे। समझ आ गया ना आपको ना, कि एक डिक्टेटरशिप होती है जनरल ज़िया की, एक डिक्टेटरशिप होती है परवेज़ मुशर्रफ की, और एक होते हैं जनरल बाजवा जो प्रो डेमोक्रेटिक है। याद है आपको, प्रो डेमोक्रेटिक है। उन्होंने मुझे ये भी बताया, सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने मुझे ये भी बताया था कि उनकी नुमायाँ खूबी ये है कि वो इधर की दिखा के उधर को गेंद नहीं मारते और ना ही वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। इस तरह मेरे कई दहाइयों के देरीना दोस्त मोहसिन नकवी भी हर मुलाकात में जनरल साहब के वाक़ियात और खूबियों का दफ्तर खोल बैठते हैं। मोहसिन नकवी राज़ों को गहराई में दफन रखने, कम गोही और ख़ामोशी से हर सवाल को टालने का फ़न बखूबी जानते हैं। उनके अंदर क्या तूफ़ान बरपा होते हैं, वो चेहरे की कैफियत से दोस्तों पर तो अयां हो जाते हैं, मगर ख़ुद उनकी इस बारे में कभी ज़बान नहीं खुलती। बतौर सहाफ़ी मैं तजस्सुस से मजबूर होकर मोहसिन नकवी से दोस्ताना और कभी कभी शिकवे के अंदाज में कहता रहा कि जनरल साहब से मुलाकात करवा दो। मोहसिन नकवी हंसकर कहते कि मैंने आपका पैगाम दे दिया है, मगर वो सहाफ़ियों से मिलना नहीं चाहते। एक बार मोहसिन नकवी से इस्लामाबाद में तल्ख मुकालमा हो गया कि आप मेरा पैगाम ही नहीं पहुँचाते, वरना मुलाकात कैसे न होती। अगली सुबह मोहसिन नकवी ने बताया कि आपका ख़त और पैगाम मैंने जनरल साहब को पहुंचा दिया है, और उन्होंने मुस्करा कर उसे ISI के सरबराह जनरल आसिम मलिक के हवाले कर दिया है। मुझे मोहसिन नकवी की बात का यकीन ना आया और मैं समझा कि ये बात सिर्फ मुझे टालने के लिए है, मगर दूसरे दिन मलेशिया के वज़ीर आज़म को एजाज़ देने की तकरीब की सदारती महल में मुलाकात हुई तो वहाँ पहली दफ़ा जनरल आसिम मुनीर से दुआ सलाम हुई। उन्होंने न सिर्फ गुज़श्ता रोज़ के पैगाम की तस्दीक की, बल्कि वक्तन फ़वक्तन मेरी दरख्वास्तों का भी मुस्करा कर इकरार किया और कहा कि ज़रूर जल्द मिलेंगे। यानी उन्होंने बताया कि आपके खतूत, आपके पैगामात मोहसिन नकवी साहब मुझ तक पहुँचा रहे हैं, आपकी दरख्वास्तें पहुँचा रहे हैं कि आपसे मैं मुलाकात कर लूँ। उन्होंने कहा जल्द मिलेंगे। बिलाखिर वो पहली मुलाकात बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में हुई। ये पहली मुलाकात थी। मैंने ना कभी खुफिया मुलाकात की थी और न आज की।
یہ ایک عاجز صحافی اور فیلڈ مارشل کی ملاقات تھی جس میں میرے کھردرے سوالات تھے اور ان کے واضح اور شفاف جوابات۔ بات سیاست سے شروع ہوئی اور بالخصوص ان افواہوں پر کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو تبدیل کرنے پر کام ہو رہا ہے۔ جنرل آصم منیر نے برسل کے جلسے میں اور میرے ساتھ 2 گھنٹے کی طویل نشست میں واضح طور پر کہا کہ تبدیلی کے بارے میں افواہیں سراسر جھوٹ ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ خبریں تو سول اور عسکری ایجنسیوں کی طرف سے آئی ہیں، صحیح ہے، سمجھ آ گیا آپ کو کہ یہ خبریں کون اڑا رہا ہے؟ یہ تو ایجنسیوں والے اڑا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں، دراصل ان کے پیچھے حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف اور سیاسی انارکی پیدا کرنے والے عناصر ہیں۔ اپنے عزائم پر انہوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا کہ خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا ہے، مجھے اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں، میں ایک سپاہی ہوں اور میری سب سے بڑی خواہش شہادت ہے۔ جنرل عاصم منیر بار بار سیاسی حکومت کے تدبر اور بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف کے 18 گھنٹے پرخلوص کام کرنے کو سراہتے رہے۔ انہوں نے کہا جنگ کے دوران وزیر اعظم اور کابینہ نے جس عزم اور حوصلے کا مظاہرہ کیا اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ سیاسی حوالے سے کیے گئے سوالات پر انہوں نے کہا کہ اب ذرا سنیے گا کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے، یعنی اگر خان صاحب سچے دل سے معافی مانگتے ہیں تو سیاسی مصالحت ہو سکتی ہے۔ تو کدھر گیا وہ 9 مئی؟ کدھر گئے پھر وہ جاسمین راشد کو 10 سال کی ہو رہی ہے؟ تو اگر وہ معافی مانگ لیتی، اگر خان صاحب ایک جس کو آپ ماسٹر مائنڈ کہتے رہے، اگر وہ معافی مانگتے ہیں تو مصالحت ہو سکتی ہے۔ تو پھر تو وزیر صاحب نے بھی، وہ حذیفہ رحمان صاحب نے بھی ٹھیک کہا تھا نا کہ ہم کئی بار خان صاحب کو آفر کر چکے ہیں کہ نکل جاؤ، ٹھیک ہو گیا نا، وہ نہیں نکلے معافی۔ اس حوالے سے انہوں نے سٹیج پر قرآن پاک کی حضرت آدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار کے حوالے سے آیات کا متن اور اردو ترجمہ سنایا، جس سے واضح ہوتا تھا کہ شروع میں فرشتوں کو آدم سے مسئلہ تھا، مگر خدا نے آدم کو تخلیق کیا تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے انسان کو خدا کا حکم اور کرشمہ سمجھ کر قبول کر لیا، گویا معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا۔ اب چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ معاشی بحران کے حل کے حوالے سے ان کے پاس پورا روڈ میپ تھا جس میں 5 اور 10 سال کے اندر پاکستان کو دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنے کی منصوبہ بندی تھی۔ انہوں نے حساب کتاب لگا کر بتایا کہ اگلے سال سے ریکارڈنگ سے ہر سال $2 ارب کا خالص منافع ہوگا اور جو ہر سال بڑھتا جائے گا۔ انہوں نے اب یہ دیکھیں، یہ ریکارڈ پہ آ گئی ہیں باتیں، اب یہ نہ ہوا تو پھر بہت ساری تنقید بھی ہوگی اور سوالات بھی ہوں گے۔ انہوں نے $2 ارب کا منافع ہوگا۔ بتایا کہ پاکستان کے پاس نایاب زمینی خزانہ ہے، اس خزانے سے پاکستان کا قرضہ بھی اتر جائے گا اور پاکستان کا شمار جلد ہی خوشحال ترین معاشروں میں ہونے لگے گا۔ یہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ جو معاہدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، اس سے متعلق۔ بین الاقوامی حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو چین اور امریکہ کے درمیان توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ ہے، ہم ایک دوست کے لیے دوسرے کو قربان نہیں کریں گے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کی امن کی خواہش کو جینون قرار دیا اور کہا کہ پاکستان نے صدر ٹرمپ کے لیے نوبیل انعام کی سفارش میں پہل کی، اب باقی دنیا ہماری پیروی کر رہی ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہر موقع پر بھارت اور اس کے ہندوتوا رہنما مودی کے مذموم عزائم کو بے نقاب کرتے رہتے ہیں۔ برسلز میں بھی انہوں نے جہاں بھارت کو متنبہ کیا کہ وہ پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے امن کو تباہ نہ کرے، جہاں انہوں نے افغان حکومت کو بھی وارننگ دی کہ طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی پالیسی بند کی جائے، ورنہ ایک ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ لینا ہم پر واجب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے افغانوں پر سال ہا سال تک مہربانیاں اور احسانات کیے، اس کا بدلہ اتارنے کی بجائے ہمارے خلاف بھارت سے مل کر سازش کی جا رہی ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یورپ کے مرکزی شہر برسلز میں ہونے والی یہ کانفرنس
ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन के सरबराह सैयद कमर रज़ा शाह और मेरे फैमिली फ्रेंड और मेहरबान सरदार ज़हूर ने मिलकर करवाई थी। इसमें यूरोप भर से सैकड़ों ओवरसीज़ पाकिस्तानी शरीक हुए। जनरल आसिम मुनीर का जंग के फाते के तौर पर इस्तकबाल हुआ। एक ओवरसीज़ ने तो झुक कर उनके हाथों को चूमा, कई एक ने सदियों के बाद किसी मुसलमान मुल्क की काफिर मुल्क पर फतह पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। जनरल आसिम मुनीर ज़ाती तौर पर तकब्बुर से कहीं दूर हैं, ये सुहेल वड़ाई साहब लिख रहे हैं। हालांकि आम तौर पर हुक्मरानों और जर्नलों के गिर्द हटो बच्चों का शोर होता है, मगर वो घंटों खड़े होकर कम अज़ कम 200-300 लोगों से मिले, हर एक से मुसाफिया किया, उनके साथ तस्वीर बनवाई और मुलाकाती के हर एक आध सवाल का जवाब भी दिया। ये पाकिस्तान में हटो बच्चों का शोर होता है, बाहर नहीं होता। बाहर हमने देखा था कि जनरल बाजवा, जनरल आसिफ गफूर साहब वो लाइन में लग के क्रिकेट की टिकट ख़रीद रहे थे। आपको याद है ना, जब वो बरतानिया में एक मैच हो रहा था और मैच देखने के लिए वो लाइन में लग के क्रिकेट की टिकट खुद ख़रीद रहे थे। और जनरल बाजवा भी बहुत लंबी डिस्कशन करते। मुझे याद है को 7 घंटे तो उन्होंने वहाँ एक यूनिवर्सिटी में, गालिबन वो लम्स थी या वो कौन सी थी, एचीसन थी, वहाँ उस यूनिवर्सिटी में 7 घंटे स्टूडेंट्स के सवालात का जवाब दिया था। कम अज़ कम 200-300 लोगों से मिले, हर एक से मुसाफिया किया, उनके साथ तस्वीर बनवाई और हर मुलाकाती का एक आध सवाल का जवाब दिया। उनके चेहरे पर कोफ्त नहीं बल्कि हल्की सी मुस्कुराहट थी। एक दो साथियों ने मशवरा भी दिया कि इतने लोगों से मिलना बाद इंतज़ामी पैदा कर देगा, मगर उन्होंने इज्ज से कहा कि ये लोग बहुत दूर से आए हैं, मिलने के ख्वाहिशमंद हैं, तो उनका दिल कैसे तोड़ूं। और फिर जब तक आखिरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनसे हाथ मिलाकर रुखसत नहीं हुआ, वो अपना ये फ़र्ज़ निभाते रहे। एक सियासी वर्कर ने मुझे कहा कि इतना हौसला तो सियासी लीडरों में नहीं कि हर एक से मिलना गवारा करें। फील्ड मार्शल ने इस आजिज़ की मारूज़ात को कमाल मेहरबानी से सुना। सबसे बड़ी आवाज़ तो यही है कि सिविलियन निज़ाम चलता रहे, इसको मसलियत और मसालियत से मज़ीद नुमाइंदा बनाया जाए ताकि वाकई मुस्तहकम पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा सके। सर, हमने नहीं कहा, ये ख़ुद ख्वाजा आसिफ साहब आपके वज़ीर दिफा कह चुके हैं कि ये जो निज़ाम है ये एक हाइब्रिड निज़ाम है। मैं हमेशा फैक्ट्स बेस बात करता हूँ और फैक्ट्स सपोर्टेड बात करता हूँ। अब आ जाइए मैं इस पर तबसरा ज़रूर करूँगा। अब आ जाइए पहले असद दुरानी साहब के उस आर्टिकल पे, बहुत ज़बरदस्त किस्म का असद दुरानी साहब ने आर्टिकल लिखा जिसका उन्वान है द ट्रंप ट्रैप। अब आप समझ गए होंगे, ट्रंप का जाल, ठीक हो गया। उसका मैं उर्दू तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहा हूँ जल्दी। ये बड़ा मुख्तसर सा आर्टिकल है, ठीक हो गया, 2 सफ़े का आर्टिकल है टोटल। भारत ट्रंप का जाल। भारत मोदी से पहले भी मौजूद था और इसके पास कुछ शानदार वज़राए आज़म थे। मोरारजी देसाई से अजीम शैतान ने कहा कि पाकिस्तान पर चंद पेच कसे जाएं ताकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एटमी रास्ते से हटाया जा सके। अच्छा जी, एमडी ने जवाब दिया कि वो किसी दूर दराज ताकत के कहने पर किसी हमसाये को परेशानी में डालने वाला नहीं। मुझे शक है कि मेरे हमवतनों में से बहुत सौ ने चंद्रशेखर का नाम भी सुना होगा। ये मैं आर्टिकल का मिनवान आपको बता रहा हूँ जो असद दुरानी साहब, साबिक DGISI जनरल असद दुरानी, जो एक हाथी जैसे बड़े मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा एक इनकलाबी नज़र आते थे। उनसे ज़्यादा समझदार बात कोई नहीं करता था, लेकिन जो बात हमेशा मेरी याद में रही वो उनकी पाकिस्तान मुखालिफ बयानात पर नागवारी थी। यानी वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानात पे नागवार, उनको गुस्सा आ जाता था। IK गुजराल शायद सबसे बसीरत रखने वाले थे। उन्होंने कंपोजिट डायलॉग का दिमाग बनाया। ये सबसे बेहतरीन तनाज़ा हल करने का फार्मूला था जो मैंने कभी जाना। उनका सब रीजनलाइजेशन का तसव्वुर
अगर कभी भारत और पाकिस्तान खुशकिस्मती से ऐसे होशियार रहनुमाओं की क़यादत में आ जाएं तो सबसे बेहतर रास्ता फराहम कर सकता है। अगर सरहदों के दोनों तरफ की बरादरियों को खुद फैसला करने दिए जाएं तो वो सबसे मजबूत बुनियाद रख सकते हैं, सबसे मजबूत बुनियाद। तो जनाब असद दुरानी साहब लिखते हैं कि अगर कभी भारत और पाकिस्तान खुशकिस्मती से ऐसे होशियार रहनुमाओं की क़यादत में आ जाएं तो सबसे बेहतर रास्ता फराहम कर सकता है। अच्छा जी, अगर सरहदों के दोनों तरफ की बरादरियों को खुद फैसले करने दिए जाएं तो वो सबसे मजबूत बुनियाद रख सकती हैं ताकि एक मुस्तहकम इलाकाई ढांचा कायम हो। जो कोई भी सरहद पार के ताल्लुकात से वाकिफ़ है वो जानता है कि वो जानता है कि बावरिया के लोग ऑस्ट्रिया वालों से ज़्यादा हमदर्दी रखते हैं बनिस्बत बाकी जर्मनी के। वाजपेयी वाकई अपनी मिसाल आप थे। कारगिल से हिलकर भी उन्होंने अमन का मौका दिया। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना, जदीद दौर में जितना फ़रेब हो सकता था वो अफलातून के फ़लसफ़ी बादशाह जैसे थे। उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर ख़ित्ते के हिस्से, ये वाजपेयी की बात कर रहे हैं जनरल असद दुरानी साहब, कि अगर ख़ित्ते के हिस्से इकट्ठे ना रहे तो एक दिन उन पर अलग अलग फांसी का फंदा डाल दिया जाएगा। मनमोहन सिंह अगरचे एक टेक्नोक्रेट थे लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के साथ JATM मुआहदे में एक बड़ा कदम उठाया। अगर दहशतगर्दी भारत का मसला है तो आओ इसे मिलकर हल करें। पाकिस्तान के पास भी कभी ऐसे रहनुमा थे जो अपने मफाद के लिए काम करने की शानदार सलाहियत रखते थे, अपने ताकतवर सरपरस्तों की ख्वाहिशात को ललकार कर। अयूब खान को ये असद दुरानी साहब कह रहे हैं जो कि साबिक DG ISI हैं, ठीक हो गया ना, ISI रहे हैं, ISI के सरबरा। वो कह रहे हैं अयूब खान, जनरल अयूब खान को, फील्ड मार्शल को ये गलत फहमी थी कि अमेरिका ने भारत को छोड़ दिया है। मौजूदा सूरत हाल की मुशाबहत कोई इतफाक नहीं। जैसे ही उन्होंने देखा कि वाशिंगटन दोबारा भारत से कुर्बत बढ़ा रहा है और ये पहली मोहब्बत 1962 में हिमालय के सरहदी तसादुम के बाद चीनियों से लगी थी, तो खान साहब ने यानी अयूब खान ने चीन से रब्ता किया। वाशिंगटन को यह अच्छा न लगा लेकिन जल्द ही हमसे दरख्वास्त की गई कि हमें मिडल किंगडम से जोड़ दें। खुदा भला करे हमारे उन बड़े सरबराहान का जिन्होंने उस वक्त भी हिचकिचाहट न दिखाई जब हम यूरेनियम या प्लाटूनियम था अफजूदा कर रहे थे और अकेली सुपर पावर को अफ़गानिस्तान की खाक छानने का चैलेंज दे रहे थे। अगरचे हम दोनों महालों पर कामयाब हुए फिर भी मैं ये याद दिलाता रहता हूँ कि हमने भी एक बार देसाई वाला काम किया। ईरान के इनकलाब के बाद उससे ताल्लुकात तोड़ने से इनकार किया और यूँ वाशिंगटन में अपने दोस्तों को नाराज़ किया। गुज़श्ता 50 बरसों से अमेरिका में ईरान के मफादात की नुमाइंदगी करना हमारी सफारतकारी का सबूत है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हम अब इस खित्ते में दरार डालने और बार बार खोई हुई जन्नत में दीवानावार गिरने का जश्न मना रहे हैं। फ़ौज का किरदार फ़ैसला साजी में होता है। पाकिस्तान में तो ये मामूल की बात है। मुशर्रफ के अंजाम के बाद, ये असद दुरानी साहब उनके एक एक लफ्ज़ को ज़रा देखिएगा, मुशर्रफ के अंजाम के बाद जर्नैलों के जानशीन ग्रुप ने इक़्तिदार पर काबिज़ रहने का बेहतर नुस्खा तलाश कर लिया। एक नर्म मिजाज मुफ्ती का पर्दा इस मकसद के लिए बेहतरीन था। बाजवा इमरान का गठजोड़ 1 पेज के नारे पर जिंदा रहा। आसिम मुनीर के ऐसे ढोंग बर्दाश्त न थे और शहबाज शरीफ जो हमेशा खाकी गेंद खेलने को तैयार रहते हैं, उन्होंने फैसला किया कि मुल्क को एक बटालियन की तरह चलाया जाए। ये असद दुरानी साहब कह रहे हैं। दूसरा सफ़ा, ट्रंप के लिए ये सूरत हाल अब बिल्कुल मौजू थी कि वो एक ऐसी पेशकश करे जिसे सादा लोग पाकिस्तानी ठुकरा न सकें। ये एक शानदार चाल थी। अब सिर्फ एक आदमी को कायल करना बाकी था कि इस बार या उनकी महबूबा को बेवफाई का अफसाना दफन किया जा सकता है, चाहे
किसिंजर की ये वार्निंग नज़रअंदाज ही क्यों ना करनी पड़े कि अमरीकी दोस्ती और उसकी दुश्मनी से ज़्यादा मोहलक है। हाँ ठीक, ये मैंने आपको बताया था ना, कितनी दफ़ा बता चुका हूँ कि हेनरी किसिंजर कह चुका है कई दफ़ा, उन्होंने बताया था। हेनरी किसिंजर, ये जो साबिक उनका वज़ीर ख़ारजा था, फौत हो गया, उन्होंने कहा कि अमरीका अपने दुश्मनों के लिए ख़तरनाक लेकिन दोस्तों के लिए मोहलक हो सकता है। उसी का हवाला जनरल असद दुरानी साहब ने भी दिया है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार बात लिखते हैं, और ये कि अमरीकी मुफ्त खाने एक बाजू और एक टांग काट कर पड़ते हैं। ऐसे नहीं पड़ते, मुफ्त खाने के बदले एक बाजू और एक टांग कटवाना पड़ता है। और जैसे कि हमें भारत से पुराना हिसाब बराबर करना था, ताकतवर अमेरिका मुल्क के मसाइल ज़दा अंदरूनी इलाकों में छुपे कुछ मादनी ज़खायर निकाल कर इसका बिल भी अदा कर देता। चीन का जिक्र करने की ज़रूरत न थी, क्योंकि पाकिस्तान में अब J-10 F-16 से ज़्यादा मकबूल थे। मैंने तवील अरसा तक वाशिंगटन की इस अचानक मोहब्बत के लिए कोई बेहतर जवाज़ तलाश करने की कोशिश की, मगर कुछ नहीं मिला। यानी असद दुरानी साहब कहते हैं कि मैंने देखा कि ये जो इतनी मोहब्बत बढ़ रही है, हो सकता है इसका कोई बेहतर जवाज़ हो, को हमारे मफाद में हो, लेकिन वो कहता है मुझे कुछ मफाद में नहीं मिला। यकीनन ये बगावत किसी न किसी तरह मुल्क के अंदर से रज़ामंद या बेरज़ा मदद के बग़ैर कामयाब नहीं हो सकती थी। अपने वतन के ख़िलाफ़ ख़तरात पर काम करने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि बैरूनी मुखालिफिन जो हमारे मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, वो इतने मोहलक नहीं जितने के उनके अपने मकामी साथी। ये लोग खुफिया तौर पर काम करते हैं, शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं और कौमी मफाद के नाम पर अपने गैर मुल्की आकाओं का एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। उन्हें पहचानना ज़्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि वो हमारी इतनी ही मोहलक इस्टेब्लिशमेंट के पर्दे में रहते हैं। बस उनके महफूज ठिकानों का सुराग लगाना होता है, और अगर किसी मौजे से इस कोशिश में कामयाबी मिल जाए तो उन तक पहुंचने से पहले ही उनके आका उन्हें ख़त्म कर देते हैं। गज़ा के अलविये से शायद हमें इस बात के कुछ इशारे मिल सकते हैं कि वो किस तरह काम करते हैं। कई बार हमने हर तरफ हाथ बढ़ाकर दबाव का शिकार कम्युनिटीज़ की मदद की, और इस अमल में अपने इत्तेहादियों की मदद से बुराई का मुकाबला किया। हालांकि हम पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम कभी बाज़ाब्ता तौर पर नहीं लगा, फिर भी हमें अपनी सरहदों के अंदर वापस धकेलने पर मजबूर किया गया, और FATF जैसे मामलात पर ब्लैकमेल भी किया गया। इस पर कोई हैरत नहीं, क्योंकि सिर्फ पसपा होने वाली फ़ौजें ही हज़ार ज़ख्मों से मरने पर मजबूर होती हैं, जैसे 1841 में काबुल से बरतानवी फ़ौज का इनखला, जिसे कोई याद रखना नहीं चाहता। और आखिर पे लिखते हैं, जब इसराइल फ़लस्तीनियों और हमसाया ममालिक के दूसरे लोगों को कुचल रहा था, तो अंदरूनी दुश्मन ने हमें लगाम देने की पूरी कोशिश की। चूँकि ये हिकमत अमली हम जैसे कई लोगों के साथ कामयाब रही, इसलिए अजीम शैतानी नेटवर्क के लिए मज़ाहमत को एक एक करके ख़त्म या गैर मौसर बनाना मुश्किल न था। और अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगली बारी किसकी होगी। किसी को इस पर हैरान नहीं होना चाहिए जब हमारे अपने कालम निगार हमें जलादों को खुशी से गले लगाने का मशवरा दें और उस शख्स को नोबेल इनाम के लिए नामजद करें जिसने इसराइल को फ़ारसी इंतकाम से बचाया, ईरान के इंतकाम से। ठीक हो गया ना। ट्रंप का हमेशा का रिकॉर्ड यही रहा है, ये बड़ा कीमती जुमला है। असद दुरानी साहब कहते हैं कि ट्रंप का हमेशा का रिकॉर्ड यही रहा है कि वो अपने तमाम ऐलान करदा मंसूबों से पीछे हटते हैं, लेकिन ये बात हमारी उस ख्वाहिश से बढ़कर है कि हमें बेवकूफ़ बनाया जाए। यौम आज़ादी मुबारक। असद दुरानी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, 14 अगस्त 2025। मेरा ख्याल है किसी तबसरे की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।